तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास। ये सारे हेडिंग एचपी का प्राचीन इतिहास। जब हम हिमाचल प्रदेश की आपके पास हिस्ट्री को भी स्टडी करते हैं तो उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। आपके पास कौन कौन सी है? हाँ जी, आधुनिक हिस्ट्री यही है आपके पास, और उसमें भी स्टोन एज पीरियड आता है। वैसे जब हिमाचल प्रदेश की भी बात करते हैं तो हम बिल्कुल स्टार्ट से इसको करने जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन आता है, हिमाचल की मूल जाति कौन सी थी? जनजाति कोल। कौन थी वो? लिखो, हिमाचल के मूल निवासी कौन थी? ये क्वेश्चन आता है आपके पास। मूल निवासी एचपी के जो मूल निवासी थे वो कौन थे? कोल। इसके बाद और भी यहाँ पे लोग आकर बसने लगे, पर सबसे प्राचीन अगर आपके पास पूछे जाते हैं तो कौन है? कोल। और लिखेंगे और कौन कौन से निवासी यहाँ पर रहते थे हिमाचल प्रदेश में? कोल, किरात, खश, नाग, भुंड, दास, दस्यू। ये क्या थे? ये लोग थे जो हिमाचल प्रदेश में पहले से निवास करते थे, जो हिमालय के पर्वतों में रहते थे, या फिर जहां हम करंटली भी रह रहे हैं। हम कहाँ रह रहे हैं? हिमाचल प्रदेश है, हिमालय की श्रेणियों में हम निवास कर रहे हैं। तो ये कुछ मूल जातियां थी आपके पास, मूल निवासी थे जो हिमाचल प्रदेश में रहते थे। पर सबसे प्राचीन अगर सबसे मूल पूछे जाते हैं तो वो कौन थे? कोल। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कोल थे। अन्य निवासी कौन थे? किरात, खर्श, नाग, भुंड, दास, दस्यू, गद्दी। ये क्या है आपके पास? अन्य जातियां जो आके बाद में बसने शुरू हो गई थी। जैसे आपके पास किरात है, किरात भी कहीं से आकर यहाँ पे बसे हुए हैं। अगर आपने हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ा तो हमने लाहौल स्पीति की हिस्ट्री में पढ़ा था, इसमें काफी सारे अटैक हुए थे। तो किरातों के अटैक भी हुए थे, चंबा में भी इन्होंने अटैक किया था। खश आपके पास थर्ड जनरेशन आ जाती है जो बाद में मर्ज हो जाती है आर्यों के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये मूल निवासी थे जो हिमाचल प्रदेश में रह रहे थे। फिर बाद में क्या होता है, जैसे जैसे सभ्यताएं चेंज होती रहती है तो हिमाचल प्रदेश में या फिर हिमालय में आगमन होता है आर्यों का। तो लिखो, आर्यों का आगमन। इससे भी क्वेश्चन बने हैं आपके पास। मूल जाति के निवास करने के बाद यहाँ पर कौन आते हैं? आर्य आते हैं। फिर हम हेडिंग डालेंगे आर्यों का आगमन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ? आर्यों का आगमन। आर्य शब्द का अर्थ भी पूछा जाता है। तो आर्य क्या होता है? आर्य का अर्थ ही संस्कृत शब्द है। आर्य का अर्थ होता है सबसे श्रेष्ठ। आर्य अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते थे। इनकी हाइट जो आपके पास यहाँ पे मूल निवासी रह रहे थे उनसे ज्यादा थी, देखने में ही लंबे चौड़े और सुंदर होते थे। तो आर्य का संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? सबसे श्रेष्ठ। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि आर्यों का आगमन कहां से हुआ? अनेक विद्वानों ने इसके लिए अलग अलग अपने मत दिए हैं, पर सबसे जो लग रहा है कि सबसे स्टेबल जो मत लगता है वो है आपके पास, आर्यों का आगमन हुआ है मध्य एशिया से। कहां से आए थे ये? मध्य एशिया से इनका आगमन हुआ है, जिसका प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स मूलर द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ है, जो किसकी थ्योरी थी हमारे पास? मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग आर्य आए थे मध्य एशिया से। कईयों का कहना था ये ध्रुवों से आए हैं, कई कह रहे थे आपके पास कहाँ ध्रुव कहाँ हो गया आपके पास, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वहां से इनका आगमन हुआ है। तो सबसे सुटेबल जो हमारे पास लगता है, आपके पास कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट पड़ता है, तो ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। अब जब कहीं से भी आते हैं और कहीं पे इन्होंने स्टे करना है, ठीक है, मान लो आपके पास आर्य आते हैं और ये हिमालय की चोटियों में रहना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में ये रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर जैसे जैसे ये यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, अपना डेरा वहां पे जमाना शुरू कर देते हैं, तो जो लोकल निवासियों को यहाँ से तकलीफ होना शुरू हो जाती है प्रॉब्लम आपके पास कि यहाँ पे हम रह रहे हैं, या फिर आर्यों को जो मूल निवासी कहीं अच्छी जगह पर रह रहे होंगे तो आर्य भी आके वहीं पर रहना चाहेंगे जहां पर उनको पानी और सारे जो आपके संसाधन है वो इजीली मिल जाए।
तो इनके बीच में युद्ध हो जाना शुरू हो जाता है। किस किस के बीच में? आर्य और नॉन आर्य के बीच में, जो मूल निवासी थे। तो आपके पास हिमाचल प्रदेश में जब आर्य होते हैं और इनके बीच में जो युद्ध चलता है, उस युद्ध का क्या नाम है और युद्ध कहाँ होता है और कौन कौन से वंश इसको लड़ते हैं, तो लिखेंगे आपके नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास आर्य और हिमाचल। आर्य आ गए, कहाँ से आए हुए आर्य? मध्य एशिया से आए। किसने बताया मध्य एशिया से आए? मैक्स मूलर ने इस थ्योरी को दिया था। आर्य का अर्थ क्या होता है? सबसे श्रेष्ठ। अगर आपको पूछा भी जाता है कि आर्य कौन थे? जिन्होंने वेदों की रचना की, ठीक है। तो आर्यों की अगर लैंग्वेज भी पूछी जाती है तो वेद किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं? संस्कृत में। आर्यों की भाषा क्या है? संस्कृत। आर्य का अर्थ क्या होता है? सबसे श्रेष्ठ। तो लिखेंगे आपके पास आर्य और हिमाचल। जब इनके बीच में युद्ध होता है तो आपके पास दो टीमें बन जाती है। एक टीम होगी आपके पास आर्य, जो युद्ध आ रहे हैं, और दूसरे होंगे आपके पास नॉन आर्य, या फिर आप लिख लोगे मूल निवासी। क्योंकि बाद में क्या हो जाता है कि इन्हीं के बीच में फाइट हो जाती है, आर्यों से, और कुछ आर्य उठ के नॉन आर्यों के साथ मिल जाते हैं। तो सबसे पहला युद्ध होता है आपके पास। आर्यों के राजा थे राजा दिवोदास। यहाँ पर राजा थे हमारे दिवोदास। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिवोदास के साथ किसने युद्ध लड़ा था, कौन राजा जीता था। और दूसरी तरफ थे हमारे पास राजा शांबर। आर्य और राजा शांबर। आर्यों की तरफ से जो युद्ध लड़ते हैं, राजा का नाम था दिवोदास, और जो राजा दूसरी तरफ कौन थे? राजा शांबर। और इनके एक मंत्री भी रहते थे, सलाहकार रहते थे, मुख्य सलाहकार। तो दिवोदास जी के सलाहकार थे ऋषि भारद्वाज। जो गुरु रहते थे वो कौन थे? ऋषि भारद्वाज थे दिवोदास के। और राजा शांबर के ऋषि थे ऋषि वर्ची। और जब ये युद्ध होता है तो युद्ध में आपके पास आर्य श्रेष्ठ थे, नई रणनीतियों के साथ ये आए थे। तो विनर कौन रहे? आर्य। आर्य इसमें इस युद्ध को जीत जाते हैं और राजा शांबर जो है इस युद्ध के दौरान मारे जाते हैं। ये युद्ध आपके पास जिस प्लेस पे हुआ उस जगह का नाम था उद्व्रज। कहां पर ये युद्ध हुआ है? उद्व्रज पर ये युद्ध होता है। जगह का स्थान है आपके पास उद्व्रज। और बाद में जनरेशन टू जनरेशन ये युद्ध शिफ्ट होता है। यहीं से आप हिमाचल प्रदेश के मुख्य जो ऋषि, अगर आप पढ़ते हो हिस्ट्री में, वहीं से हमें उनका लेख भी मिलेगा। तो आपके पास कौन से हो गए? राजा दिवोदास, ऋषि भारद्वाज जिनके सलाहकार थे, शांभर थे, शांभर जी के ऋषि कौन थे? ऋषि वर्ची। इस युद्ध में विजय किसकी होती है? दिवोदास इसमें विनर रहते हैं। फिर अगली जनरेशन को युद्ध शिफ्ट होता है तो इन्हीं के पुत्र इस युद्ध को आगे कंटिन्यू करते हैं। राजा दिवोदास के पुत्र थे राजा सुदास। और इनके मंत्री या फिर ऋषि रह चुके हैं ऋषि वशिष्ठ उद्व्रज स्थान पर। राजा सुदास है और इनके ऋषि कौन थे? ऋषि वशिष्ठ वर्सेस दूसरी तरफ। अब यहाँ पर जो राजा थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, राजा शांबर की मृत्यु हो चुकी थी। फिर बाद में क्या होता है कि छोटी छोटी मंडलियां मिलकर एक राजा के साथ, यहाँ से नौ आर्यों की तरफ से अब सारे ऋषि आपके पास कौन थे? आर्य ही थे, ठीक है। अब इनके बीच में कुछ मतभेद होना शुरू हो जाते हैं। तो यहीं से आपके पास ऋषि विश्वामित्र चल जाते हैं, चल उठते हैं कि मैंने आपके साथ या फिर आपका साथ नहीं दूंगा इस युद्ध में, और वो अपने कुछ अनुयायियों के साथ आके नॉन आर्य के साथ मिल जाते हैं। कौन? ऋषि विश्वामित्र, ठीक है। और यहाँ पर राजा को कोई था नहीं, राजा की मृत्यु हो चुकी थी। तो छोटी छोटी जनरेशन, छोटे छोटे जो आपकी जनपद है या फिर लोग हैं, समूह मिलकर इस युद्ध को लड़ते हैं। तो इस तरफ से आपके पास आ जाएंगे 10 राजा, इस तरफ से कितने होंगे? 10 राजा होंगे और इनके मंत्री होंगे या फिर ऋषि होंगे, ऋषि विश्वामित्र। और इसी कारण से 10 राजाओं के कारण से इसी युद्ध का नाम पड़ गया दशराज्य युद्ध।
युद्ध का नाम भी अगर पूछा जाता है तो युद्ध का क्या नाम था? दशराज्य, मतलब 10 राजा एक तरफ से और इस तरफ से कौन थे? राजा सुदास। यहाँ पे मंत्रियों का याद पूछा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ जब आपके पास आर्यों को क्या कर रहे थे? रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो आपके पास नॉन आर्यों की तरफ से ऋषि कौन थे? ऋषि विश्वामित्र जी नॉन आर्यों की तरफ से इस युद्ध को क्या कर रहे थे? रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इसमें भी अगेन आपके पास आर्य एक स्ट्रॉन्ग टीम की तरह आ जाती है। तो इस युद्ध में अगेन कौन विनर रहेगा आपके पास? राजा सुदास इसमें फिर से विनर रहते हैं, विजयी रहते हैं। युद्ध का नाम था दशराज्य युद्ध। 10 राजा इस तरफ से युद्ध कर रहे थे, तो इसी के नाम पर इसका नाम भी क्या पड़ गया? दशराज्य युद्ध पड़ जाता है। अगली जनरेशन को फिर से युद्ध, ये युद्ध जो है आपका पास ऐसे जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होते हुए कितने वर्ष तक चला था, ये भी क्वेश्चन आता है। 40 वर्षों तक आपके पास ये युद्ध चलता है। उद्व्रज स्थान में ये होता है। युद्ध का नाम अगर पूछा जाता है तो युद्ध का क्या नाम है? दशराज्य युद्ध। स्थान है उद्व्रज। अगली जनरेशन में आपके पास युद्ध शिफ्ट होता है, तो आर्यों की तरफ से जो डिफेंड कर रहे थे उनका नाम था सहस्त्र अर्जुन। आर्यों की तरफ से जिसको डिफेंड कर रहे थे वो थे आपके पास राजा सहस्त्र अर्जुन। अब जैसे आपके पास युद्ध आगे को कंटिन्यू हो रहा था, नॉन आर्यों को भी ये चीज पता चल रही थी कि इतना टाइम तो स्टे कर ही रहे हैं, तो ये अपने अपने एरिया में रह रहे थे। जब दिवोदास जी युद्ध जीतते हैं तो ये मूल जनजाति को खदेड़ देते हैं। कहाँ? दुर्गम पहाड़ियों में ये खदेड़ देते हैं कि जो आपके पास अच्छा अच्छा स्थान है वो अपने लिए रख लेते थे। तो अब कहीं ना कहीं पीस भी साथ साथ में ही हो रही थी। पर जैसे आपके पास सहस्त्र अर्जुन कहते हैं कि मेरी तो 2 जनरेशन युद्ध जीतती ही आ रही है, तो अगली जनरेशन में भी मेरे को युद्ध करना चाहिए और मेरे को इसमें फिर से विनर रहना चाहिए। तो सहस्त्र अर्जुन जी क्या करते हैं? वो तंग करने के लिए आपके पास नॉन आर्यन की तरफ युद्ध लड़ते हैं। अब आपको पता होगा जब आपके पास वेदों की रचना हुई थी, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, कौन सा काल चला हुआ था हमारे पास? वैदिक काल शुरू हो चुका था ना। वेदों की रचना कौन से काल में हुई है? वैदिक काल में शुरू हो चुकी है। और आपको पूछा भी जाता है वैदिक काल का जो मेन धन था वो किसे कहा जाता था? युद्ध होते थे ना वैदिक काल में। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक काल में, ठीक है। और ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय क्या रहता था? खेती बाड़ी रहती थी और पशुधन इनका मेनली धन होता था, ठीक है। तो नॉन आर्यों की तरफ से अब यहाँ पे राष्ट्रीय ऋषि आते हैं, ऋषि जमदग्नि या फिर जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि ऋषि किस तरफ से थे? नॉन आर्यों की तरफ से। और आर्यों की तरफ से कौन आ रहे थे? सहस्त्र अर्जुन आ रहे थे। युद्ध नहीं चला हुआ था। जमदग्नि ऋषि जी कहीं बैठ के अपनी तपस्या कर रहे थे और उनके पास पशुधन था। अगर पूछा जाता है कि हिस्ट्री में हम जाते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था तो आपके पास एक पशुधन आया था, कामधेनु। तो पशुओं को ही यहाँ पे धन माना जाता था। तो कामधेनु जो गाय थी वो किसके पास थी? जमदग्नि के ऋषि जी के पास थी। ये कहीं पे बैठ के तपस्या कर रहे थे, अपने पशुधन को भी चरा रहे थे। सहस्त्र अर्जुन जी आते हैं और ये क्या कर देते हैं? जमदग्नि ऋषि जी के जितने भी सारा पशुधन है उसको चुरा के वापस ले आते हैं और वापस आके बोलते हैं कि मैंने इनको फिर से हरा लिया है। किसको? सहस्त्र अर्जुन जी। लिखो, सहस्त्र अर्जुन जी जमदग्नि ऋषि का सारा पशुधन चुरा के ले आते हैं या फिर धोखे से सारा पशुधन ले आते हैं और अपने आप को विजयी घोषित करते हैं। सहस्त्र अर्जुन द्वारा जमदग्नि ऋषि को धोखे से हराया जाता है या फिर उनका धोखे से पशुधन चुराया जाता है, जिस पर जमदग्नि ऋषि जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि ऐसा कोई युद्ध हुआ नहीं, हम अपना काम कर रहे थे शांति से और राजा हमें आके ऐसे तंग करने लग जाता है। तो आपको पता है जमदग्नि ऋषि जी हिमाचल की हिस्ट्री में बहुत ही, हिस्ट्री में क्या करंट डेट में भी आप उनका देखोगे तो काफी प्रभाव है। कहाँ है आज की डेट में भी जमदग्नि ऋषि जी? लाना गांव में जामलू देवता जिन्हें हम कहते हैं तो वो कौन है? जमदग्नि ऋषि ही है। जब इन्हें पता चलता है कि इनके साथ ऐसा धोखा हुआ है तो ये बहुत ही ज्यादा क्रोधित होते हैं और क्रोधित होने के बाद ये अपने पुत्र को आदेश देते हैं कि जाओ और जो मेरा अपमान हुआ उसका प्रतिशोध लेके आओ। तो इनके पुत्र कौन थे? हाँ जी, जमदग्नि ऋषि जी के पुत्र थे आपके पास परशुराम, ऋषि परशुराम। तो ऋषि परशुराम जी जाते हैं अपना फरसा उठाकर और जितने भी आपके पास आ रहे थे सहस्त्र अर्जुन जी को खत्म करके, मतलब इनको मार करके अपना सारा पशुधन ये वापस ले आते हैं। कौन? ऋषि परशुराम। तो लिखो, ऋषि परशुराम जी द्वारा पितृ के अपमान का प्रतिशोध लिया जाता है और सहस्त्र अर्जुन जी की हत्या की जाती है।
जिससे जमदग्नि ऋषि बहुत खुश होते हैं। इन्हें लगता है कि मेरा इतना आज्ञाकारी पुत्र है कि मेरे कहने पर ये मेरा प्रतिशोध लेके आया। और जब ये खुश होते हैं तो अपने पुत्र की ही परीक्षा लेते हैं। परीक्षा हेतु ये क्या कहते हैं अपने पुत्र को, अगर तुम मेरे इतने ही आज्ञाकारी पुत्र हो तो जाओ अपनी माँ का वध कर दो। यहां तक लिख लिया आपने। जमदग्नि ऋषि जी के कहने पर परशुराम सहस्त्र अर्जुन की हत्या कर सारा पशुधन वापस ले आते हैं। और जमदग्नि जी के आदेश पर ही परशुराम जी द्वारा अपने माता की हत्या की जाती है। और उनकी माता कौन थी? माता रेणुका। तो याद रखना है आपके इनके पिता कौन थे? जामलू देवता, जिनको हम जमदग्नि ऋषि कहते हैं। जामलू देवता के कहने पर ही अपनी माता का नाम है रेणुका जी की हत्या करते हैं। और जब इन्हें लगता है कि मेरे कहने पर पुत्र ने अपनी माता की हत्या कर दी तो ये कहते हैं कि पुत्र बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, होता है ना, यही आपके पास देखते हो आप। तो परशुराम जी कहते हैं कि आपके कहने पे मैंने माता का वध कर दिया तो आप अब मेरी माता को पुनः जीवित कर ले। तो आपके पास जो रेणुका है, रेणुका क्या है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, पता है ना आपको? सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका, जो कहाँ है? सिरमौर जिले में। हमने इसको पढ़ा है, सिरमौर जिले में आपके पास है। और इसकी शेप अगर पूछी जाती है, आकार पूछा जाता है, तो एक सोई हुई स्त्री की शेप में आपको दिखेगी। कौन सी झील? रेणुका झील। तो ऐसे ही आप रिलेट करोगे इस चीज को, ठीक है। परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका जी की हत्या कर अपने पिता की आज्ञा को माना। और बाद में जब जामलू देवता जो रेणुका जी को जीवित कर देते हैं। ये शास्त्रों की बातें हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाती हैं। बाद में क्या होता है, जो सहस्त्र अर्जुन जी के पुत्र हैं वो क्या कर देते हैं, अपने पिता के प्रतिषेध हेतु वो जामलू देवता की हत्या कर देते हैं। सहस्त्र अर्जुन के पुत्र द्वारा जामलू देवता की हत्या की जाती है। और जिसका प्रतिशोध लेने हेतु फिर परशुराम जी जाकर सारे पुत्रों की हत्या कर देते हैं। और माना जाता है हिस्ट्री में परशुराम जी के इस नरसंहार के द्वारा उन्होंने 5 झीलों को खून से भर दिया था। तो सहस्त्र अर्जुन जी ने किसका वध किया? सहस्त्र अर्जुन जी ने कामधेनु को चुराया। कामधेनु के प्रतिषेध हेतु परशुराम ने सहस्त्र अर्जुन के वध किया। अब सहस्त्र अर्जुन जी किसके पुत्र? सहस्त्र अर्जुन जी के पुत्र किसका वध करते हैं? जामलू देवता का। और जामलू देवता के वध के प्रतिशोध में परशुराम किसकी हत्या कराते हैं? सभी सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों की हत्या ये करते हैं। और जिससे आपके पास 5 जिस नरसंहार के दौरान इन्होंने 5 झीलों को रक्त से भर दिया था। ये हिस्ट्री में बहुत ही बड़ी चीज रही है। अगर आपके पास पढ़ा भी आपने होगा, रामायण और महाभारत में भी इसके उल्लेख मिलते हैं कि परशुराम जी कभी भी क्षत्रियों को विद्या नहीं देते थे। उनका था कि उस केवल और केवल ब्राह्मणों को शिक्षित करेंगे और वो क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देंगे। तो किसको दी थी इन्होंने शिक्षा? हाँ जी, सूत पुत्र कर्ण को इन्होंने क्या दी थी? शिक्षा दी थी। और बाद में इनको ज्ञात हुआ कि ये ब्राह्मण नहीं या फिर कोई शूद्र नहीं है, ये कैसा है? क्षत्रिय ही है। और इन्होंने कहा था कि जो आपको, हाँ, कौन से बाण के थे वो? ब्रह्मास्त्र जो सिखाया था उसके आप मंत्र भूल जाओगे। तो ये आपके पास हिस्ट्री में भी आपको इसके उल्लेख मिलेंगे, कहानियों में ये अभी भी प्रचलित है। तो ये आपके पास क्लियर हुआ। हिस्ट्री से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस राजा ने किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा। और इसी के बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में 4 जनपद की स्थापना हो जाती है। युद्ध के दौरान हिमाचल प्रदेश में महाभारत काल के दौरान हमें क्या मिलते हैं? 4 जनपद देखने को मिलते हैं। तो ये 4 जनपद कौन कौन से हैं? सबसे पहला जनपद है हमारे पास त्रिगढ़, दूसरा कुलूत, तीसरा गुलिन और चौथा है आपके पास औदुंबर। तो ये हमारे पास क्या रहते हैं? हिमाचल प्रदेश के 4 जनपद उभर के आते हैं, जिसमें सबसे प्राचीन जनपद है हमारे पास त्रिगढ़। त्रिगढ़ को
त्रिगर्त का जो उल्लेख है वो हमें महाभारत रामायण में भी देखने को मिलता है। जब महाभारत में पांडवों को भी वनवास हुआ था तो हमें इन जनपदों के उल्लेख वहां पर देखने को मिलते हैं। त्रिगर्त में क्या होता है, आपके पास 3 नदियों से घिरा हुआ एक स्थान जिसको हम त्रिगर्त कहते हैं। लिखेंगे हम त्रिगर्त में आपके पास कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, लिखो। त्रिगर्त में कांगड़ा, शिमला, कांगड़ा किला, शिमला, शिमला का कुछ पार्ट, और व्यास, सतलुज और रावी से घिरा हुआ क्षेत्र किसमें आता है, त्रिगर्त में आता है। अगर आपने नदियां देखी होगी तो हमारे पास रावी नदी कहाँ से निकलती है, बड़ा भंगाल ग्लेशियर से निकलेगी। आपके पास फिर कौन सी आएगी, व्यास नदी आती है, और उसके बाद आपके पास सतलुज नदी आती है। तो इससे घिरा हुआ जो भी आपको क्षेत्र मिलेगा, इन तीनों नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र से हम क्या कहेंगे, त्रिगर्त कहेंगे। और त्रिगर्त की स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है तो किसने की है, लिखो। त्रिगर्त जनपद की स्थापना जनपद की बात कर रही हूं मैं, भूमिचंद ने की है। भूमिचंद ने, जो कि सुशर्मा के 2 से 31वें पीढ़ी थे। भूमिचंद के द्वारा किसकी स्थापना मानी जाती है, त्रिगर्त की। और ये किसकी पीढ़ी थे, आपके पास सुशर्मा जी थे, इनके 2 से 31वीं पीढ़ी। कौन थे सुशर्मा, जिन्होंने, हाँ जी, कौरवों की तरफ से महाभारत में इन्होंने युद्ध लड़ा था। किसकी तरफ से, ये भी क्वेश्चन आता है। तो कौरवों की तरफ से इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। और इन्होंने ही आपके पास कांगड़ा का मशहूर किला, कांगड़ा किले का निर्माण करवाया, जिसके अंदर कौन सा मंदिर है, ब्रिजेश्वरी मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है आपके पास कुलूत। कुलूत जो जनपद है, अच्छा, जो आपके पास 4 जनपद रहे हैं, इनके आपके पास हर एक जनपद से हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो आपको भूरी सिंह संग्रहालय में देखने को मिलेंगे। जितेंद्र मुझे बताएगा भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ है। बिल्कुल, चंबा में है आपके पास भूरी सिंह संग्रहालय। तो आपको जो जनपदों के सिक्के हैं वो कहाँ देखने को मिलेंगे, भूरी सिंह संग्रहालय में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो जनपद हमने किया वो कौन सा है, कुलूत जनपद। कुलूत जनपद किसे कहा जाता है, हाँ जी, कुल्लू जिले को आपके पास जो कुल्लू वाला क्षेत्र पड़ता है, जो किस नदी के किनारे है, व्यास नदी वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, कुलूत देश कहेंगे। इसका विवरण हमें कहाँ देखने को मिलता है, महाभारत में, अष्टाध्यायी में, मुद्रा राक्षस में और मत्स्य पुराण में। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। कितने पुराण है टोटल, 16। सबसे पुराना है आपके पास मत्स्य पुराण। नेक्स्ट जनपद है हमारा कुलिंद। तो कुलिंद किसका है, लिखेंगे आप। इसका नाम क्या है, मत्स्य पुराण, महाभारत, मुद्रा राक्षस पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। जो आपके पास कुलिंद जनपद पड़ता है, ये हमने पढ़ा था किस जिले में है, ये सिरमौर में। आपको पता होगा जब हमने हिमाचल प्रदेश की 5 नदियां पढ़ी थी, इसमें आपके पास यमुना नदी, यमुना नदी का वैदिक नाम, यमुना नदी का वैदिक नाम ये हो रहा है तुम्हारा जी के तैयार है ना। 2 नदियां हैं जिनका आपके पास एक ही नाम है, कालिंदी। किसका नाम है, किसका नाम है, कालिंदी। यमुना का प्राचीन नाम है कालिंदी। और आपको पता है यमुना नदी मात्र किस जिले में बहती है, सिरमौर जिले में ये बहती है। तो कालिंदी से आपने याद रखना है कुलिंद। कालिंदी किसका वैदिक नाम है, कुलिंद का। शाबाश।
यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी, और यमुना के पास जो भी क्षेत्र पड़ता है या फिर कालिंदी नदी के पास जो भी क्षेत्र पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे? कुलिंद कहेंगे। नेक्स्ट जनपद है हमारे पास औदुंबर। देखो औदुंबर, महाभारत के अनुसार औदुंबर में जो वंशज चलते थे वो विश्वामित्र वंश चलता है वहां पर। लिखो महाभारत के अनुसार औदुंबर विश्वामित्र के वंश कौशिक गोत्र से संबंध रखता है, जिसका कुछ स्थान पठानकोट, शिमला, और ज्वालामुखी होशियारपुर क्षेत्र में देखने को मिलता है। ज्वालामुखी और होशियारपुर के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ज्वालामुखी और होशियारपुर। औदुंबर जनपद के जो लोग हैं वो शिव जी की पूजा करते हैं। तो जब आपके पास आर्य नहीं आए थे तब किसकी पूजा की जाती थी? जो मेन भगवान आपके पास पूजे जाते थे हिमाचल प्रदेश में वो कौन थे? शिव भगवान की यहाँ पर ज्यादा पूजा की जाती थी। प्राचीन देवता थे इनके शिव, शक्ति और नाग देवता, ये तीन इनके मेजर भगवान रहते थे। शक्ति जैसे छत्राड़ी शक्ति मंदिर हो गया, आपके पास शिरगुल महादेव हो गया, मणि महेश हो गया। तो ये कैसे थे आपके पास? शिव जी इनके मेन देवता रहे हैं और शक्ति इनकी मेन देवी रही है, और उसके बाद नाग देवता जिनके मेन भगवान रहे हैं। फिर बाद में आर्यों का आगमन हो जाता है और इसी के अनुसार आपके पास ये चीजें आगे कोई जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होती है। तो 4 जनपद डिस्कस कर लिया हमने, प्राचीन हिस्ट्री भी देख ली, वेद हमने यहाँ से ऋषि देख लिए। तो परशुराम जी का संबंध कहाँ से माना जाता है? नहीं, परशुराम जी का संबंध है कुल्लू के निर्मंड क्षेत्र से। ठीक है, कहाँ से संबंध है इनका? कुल्लू के निर्मंड क्षेत्र से इनका संबंध है, और इन्हीं को एक समर्पित उत्सव मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं भुंडा उत्सव। ये भी किसको समर्पित है? परशुराम जी को। क्वेश्चन आया था रेणुका और परशुराम का क्या संबंध है? माता और पुत्र का संबंध है रेणुका और परशुराम का। तो ये आपके पास एंशिएंट हिस्ट्री थी, हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पास पूछे गए हैं। औदुंबर किस साधु के साथ संबंध जोड़ते हैं? ऑप्शन है आपके पास वशिष्ठ, भृगु, विश्वामित्र और पराशर। इनका संबंध किससे है? ऋषि विश्वामित्र से इनका संबंध माना जाता है। आर्य हिमाचल प्रदेश के किस नाम से जाने जाते हैं? आर्य हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास भोट, काली, राठी और कुलिंद। तो ये कुलिंद के नाम से जाने जाते हैं। आर्यों के राजा दिवोदास के साथ हुए युद्ध में शांबर के सहायक कौन थे? राजा शांबर के सहायक कौन थे? कौन थे उनके मंत्री? ऋषि वर्ची। याद होना चाहिए आपके पास। दिवोदास जी के कौन थे? भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज थे। और सांबर ऋषि के साथ कौन थे? ऋषि वर्ची। सुदास जी आते हैं, राजा सुदास के साथ होते हैं हमारे ऋषि वशिष्ठ, और दूसरी तरफ ऋषि कौन होते हैं? विश्वामित्र। फिर बाद में सहस्त्र अर्जुन होते हैं, और सहस्त्र अर्जुन के विरुद्ध कौन होते हैं? जमदग्नि ऋषि। ऋग्वेद के अनुसार दिव्योदास और सांबर के बीच में जो युद्ध हुआ वो कितने वर्षों तक चला? 40 वर्षों तक आपके पास ये युद्ध चलता है। दिव्योदास और राजा शांबर के बीच में जो युद्ध चलता है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी है? सबसे पहली पुरानी तो हम देख ली, कौन सी? सबसे पुरानी थी त्रिगर्त। दूसरी कौन है? कुलूत। दूसरी सबसे पुरानी रियासत है आपके पास कुलूत।
हिमाचल प्रदेश में बसने वाली दूसरी जाति कौन सी है? पहली कौन थी की हमने, और दूसरी कौन की? किरात। तो सीरीज में जैसे लिखी है वैसे याद रखनी है, थोड़ा सा रिलेट करके। पुरानी निवासी कौन थे जितेंद्र? सबसे मूल निवासी कोल। करण और दूसरे मूल कौन थे? किरात। गद्दी कहां से आए थे आप बताओ दीपक? गद्दियों का आगमन कहां से हुआ? ये आए थे दिल्ली से। लिखेंगे गद्दी आपके पास कहाँ बसे हैं? अभी चंबा में बसे हैं ना। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि गद्दियों का आगमन किसके समय में हुआ? तो चंबा में उस समय राजा थे अजय वर्मन। लिखोगे आप, चंबा के राजा अजय वर्मन के समय गद्दी जाति का आगमन हुआ चंबा में। और गद्दियों के प्रमुख देवता कौन मान जाते हैं? मुख्य देवता शिव जी। और शिव भगवान को कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है इनका? नवाला उत्सव। नवाला उत्सव किसको समर्पित है? शिव भगवान को। और इसी उत्सव के दौरान एक लोकगीत गाते हैं जो शिव जी को समर्पित है, उसका नाम है एंचलिया। पढ़ा करो इन चीजों को, रिपीट करूं मैं कुछ? कहां से? दिल्ली से गद्दी का आगमन हुआ था। उस समय चंबा के राजा थे अजय वर्मन। जो गद्दी हैं उनका एक फेमस त्योहार है जो शिव भगवान को समर्पित है। त्योहार का नाम है नवाला उत्सव या नवाला त्योहार। ये शिव भगवान को समर्पित है। और इस समय शिव जी के लिए जो लोकगीत गाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एंचलिया। चंबा के राजा कौन थे? अजय वर्मन। तो इसी तरह हमारी जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट होती है। सबने पढ़ के आना है, फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी पूछूंगी आपसे, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? मैं पूछूं?